चंकी चाट मसाला। MTH। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और भीषण होता जा रहा है। यूक्रेन द्वारा घातक पश्चिमी हथियारों के उपयोग के बाद रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दिया। इस बीच नेटो ने कहा रूस के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल से संघर्ष का रुख नहीं बदलने वाला है। वहीं आसपास के देशों में युद्ध के भीषण होने के कारण चिंता बढ़ती जा रही है। कीव की लंबी दूरी की मिसाइलों से गहराती मार और घातक हथियारों से रूस के हमलों के बीच सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बेचैनी पैदा हो गई है कि क्या इस जंग का रुख बदल गया है। क्या ये यूक्रेन की सीमा से निकलकर नेटो के दूसरे देशों को जलाने वाली है। दोनों तरफ की आक्रामकता और बयानबाजी से यही लगता है। गुरुवार को निप्रो शहर पर हुए मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। हमलों की आशंका के मद्देनजर यूक्रेन ने अपनी संसद को बंद कर दिया है। गुरुवार को संसद का सत्र बुलाया गया था, लेकिन संभावित सुरक्षा मुद्दों के कारण इसे रद्द कर दिया गया। रूस ने नई हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले को अमेरिका और ब्रिटेन के लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल का जवाब बताया है। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि निप्रो शहर पर रूसी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बताता है कि वो इस युद्ध को और गंभीर करना चाहता है। हालांकि नेटो ने कहा रूस के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल से संघर्ष का रुख नहीं बदलने वाला है। यूक्रेन की ताजा स्थिति पर चर्चा के लिए नेटो प्रमुख मार्क रूटे राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं इस सैन्य गठबंधन ने मंगलवार को रूस के ताजा हमले पर चर्चा के लिए ब्रुसेल्स में आपातकालीन बैठक बुलाई है। ब्रिटेन, फ्रांस समेत दूसरे नेटो देशों ने यूक्रेन के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता जताई है। उधर चीन ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में शामिल सभी पक्षों से शांत रहने और संयम बरतने की अपील की है। रूस और यूक्रेन ने पिछले कुछ समय से लंबी दूरी की घातक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने अमेरिका की मंजूरी मिलने के बाद ATACM का इस्तेमाल रूस के सैन्य ठिकानों पर किया था। इसके बाद ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलें भी दागी गई हैं। रूस ने हाल ही में परमाणु हथियार के इस्तेमाल से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। ये नियम रूस को गैर परमाणु हथियार वाले देशों के खिलाफ भी परमाणु हथियार के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं और डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, रूस और यूक्रेन के युद्ध की अगर हम बात करें तो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से लॉन्ग रेंज मिसाइल की रूस के अंदर तक मार करने की परमिशन दी गई। उसके बाद एंटी पर्सनल माइंस की परमिशन दी गई और यूक्रेन ने इन मिसाइल्स का वहाँ पर उपयोग भी किया, रूस पर हमला भी किया। और कल जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन ने खुलासा किया कि उन्होंने हाइपरसोनिक मीडियम रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन में हमला किया है, किस ओर जाते हुए देख रहे हैं ये युद्ध अब? देखिए, जब से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, ये समझा जा रहा है कि यूक्रेन के ऊपर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये हमेशा से कहना रहा है कि हमको इस युद्ध को खत्म करना चाहिए और हम यूक्रेन को कितनी भी सहायता नहीं देंगे। उनकी बात से ये लगता है कि वो यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाएंगे कि वो रूस के साथ किसी नेगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए आगे आए। तो जब से ये पता चला है, तो जो अभी मौजूदा अमेरिकी हुकूमत है वो ये चाह रही है कि यूक्रेन ऐसी स्थिति में रहे कि जब वो नेगोशिएशंस हो तो थोड़ा सुदृढ़ स्थिति में हो। तो अभी तक जो अमेरिका ने जिन हथियारों के प्रयोग की उसको अनुमति नहीं दी थी इतने दिनों से, वो अब दे दी है। और इससे क्या हो रहा है कि यूक्रेन ने कुछ हमले रूस के अंदर किए हैं और रूस इसको काउंटर करना चाहता है। और साथ ही साथ जो रूस की सेना यूक्रेन के अंदर आगे बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए जो एंटी पर्सनल माइंस को बिछाने का जो आदेश की जो अनुमति दी गई है, वो भी इसलिए दी गई है क्योंकि रूस की सेना काफी तेजी से यूक्रेन के अंदर बढ़ रही थी और काफी विजय प्राप्त कर रही थी जब से ये लगने लगा था कि ये जो युद्ध है रूस के पक्ष में जा रहा है। तो अब चूंकि इन्होंने मिसाइलों से हमला किया, तो रूस ने उससे पहले, अगर आपको याद हो, उन्होंने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज किया। अभी तक उनका था नो फर्स्ट यूज, कि अगर हमारे ऊपर कोई परमाणु हमला नहीं करेगा तो हम उस पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कहा कि नहीं, अगर कोई हम पे मैसिव कन्वेंशनल हमला करता है तो हम उसका रिटेलिएशन परमाणु हथियार से कर सकते हैं। और इस हमले के बाद इन्होंने ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला किया है, ये इंडिकेटिव है। इन्होंने दिखा दिया कि हम इतनी क्षमता वाली मिसाइलों से हमला कर सकते हैं, आगे चलकर हम और भी बड़े हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं, यहां तक कि अब हमें परमाणविक हथियारों का भी प्रयोग करने की छूट है।
तो ये एक इंडिकेशन है, ये एक सिग्नलिंग है, पॉलिटिकल राजनीतिक सिग्नलिंग है जो उन्होंने संकेत दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब वो यूके को ये मानते हैं कि वो शायद युद्ध में शामिल है, क्योंकि उसने यूके ने इस तरीके की अनुमति दी है। तो इस तरीके की जो कोशिशें की जा रही हैं, ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 20 जनवरी के बाद जब प्रशासन बदल जाएगा अमेरिका में, तो ये युद्ध जो है अपने समापन की ओर चलने लगेगा, क्योंकि यूक्रेन को जिस तरीके की सहायता अमेरिका से मिल रही है उस पर काफी बड़ी कटौती होगी और उसके बाद यूक्रेन के ऊपर दबाव बढ़ेगा। आलोक जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यूक्रेन को सिर्फ अमेरिका मदद नहीं कर रहा है, यूक्रेन को जर्मनी मदद कर रहा है, ब्रिटेन मदद कर रहा है। और जिस तरह से कल जो व्लादिमीर पुतिन ने जब ये बताया था कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल का वहाँ पर उपयोग किया है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी उस पर रिएक्शन आया था। उनका कहना था कि इस तरह के हालात जो हैं वर्ल्ड वॉर 3 की ओर ले जा सकते हैं। तो इस सब के बीच जनवरी के बाद जब वहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा तो ये काफ़ी सरल होगा या कितना कठिन होगा इस युद्ध को रोकना? देखिए, सरल तो नहीं होगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि यूरोपीय राष्ट्र जो है अब इसमें पूरी तरह से संलग्न है और वो नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन हार जाए, क्योंकि वो उनके लिए खतरा आगे चलकर पैदा कर सकता है कि अगर रूस यूक्रेन में सफल हुआ तो अन्य किसी राष्ट्र पर भी आगे चलकर हमला कर सकता है। ऐसी संभावनाएं रहेंगी। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद नेटो की सक्रियता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठने लगेगा, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि जो नेटो के राष्ट्र अपनी जीडीपी का इतना प्रतिशत जो है रक्षा पर नहीं खर्च करते हैं, मैं उनको कोई मदद नहीं करूंगा उनकी रक्षा के लिए। तो उस तरीके से यूरोपीय राष्ट्रों के ऊपर दबाव है और अब काफी यूरोपीय राष्ट्र रक्षा के ऊपर काफी कुछ खर्च कर रहे हैं आज से 10 साल या 7-8 साल पहले के मुकाबले। तो यूरोपीय राष्ट्र तो मदद करना छोड़ेंगे नहीं यूक्रेन की, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उनकी मदद करने की क्षमता जो है बड़ी सीमित है। तो इसके बाद जो है यूक्रेन पर दबाव बढ़ने लगेगा और फिर मध्यस्थता जैसे भारत करने की कोशिश कर रहा है या चीन ने जिस तरीके के वक्तव्य दिए हैं, तो जो मध्यस्थता करने का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको पहले आलोक जी, एक अंतिम सवाल बहुत संक्षेप में इसको बताइएगा। भारत का जो रुख रहा है, काफ़ी लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहे हैं कि बातचीत और डिप्लोमेसी से इसका हल निकलना चाहिए, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की शुरुआत की थी कि ऐसा होना चाहिए, बातचीत और डिप्लोमेसी से हल निकलना चाहिए, तो उस वक्त ज़्यादा लोग भारत के साथ नहीं थे। लेकिन आज के हालात की हम बात करें तो क्या लगता है आपको, भारत के साथ और भारत का जो रुख है उसके साथ अब क्या पहले से जनमत या कहें कि देशों का मत बढ़ा है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है पहले भी विश्व का एक बहुत बड़ा जनमत भारत के साथ था, जब भारत ने कहा था कि इसको डायलॉग और डिप्लोमेसी के साथ सुलझाना चाहिए। और आज जब अमेरिका में भी धीरे धीरे इस युद्ध के खिलाफ एक वातावरण बन रहा है, तो आप देखेंगे कि भारत की जो पहल है उसका और ज्यादा वैश्विक समर्थन मिलेगा। और मुझे लगता है कि भारत को इस पहल को आगे ले जाना चाहिए। अब हमें और ज्यादा कोशिश करते रहना चाहिए कि जिससे कि हम इस शांति वार्ता के प्रवर्तक बने और इसमें दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करने की में सफल हो जाए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। भारत ही वो देश है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी जाके प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की थी, रूस के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की थी। तो भारत का काफ़ी बड़ा इसमें योगदान हो सकता है। ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस ओर ये युद्ध आगे की ओर बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर और ब्रेक के उस पार हम आपको आज की प्रमुख